तो जो पासवर्ड है तो वो आप अपना दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर यूज कमांड लिखेंगे और यूज कमांड के बाद जिस डेटाबेस के अंदर आप अपने ऑपरेशन करना चाहते हैं या जो भी काम करना चाहते हैं उस डेटाबेस को आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर यूज डेटाबेस का नाम 5327। तो आप अपने डेटाबेस के अंदर आ जाए। अब डेटाबेस के अंदर हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बट ज्यादा बार एज ए प्रोग्रामर हमारा जो फोकस होता है वो होता है डेटाबेस की टेबल पर। डेटाबेस की टेबल किस तरह से काम करती है उसको समझते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, किसी भी एम्प्लॉय के बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं उनके रिकॉर्ड्स को मुझे यहाँ पर मेंटेन करना है। तो कैसे करेंगे, मेंटेन टेबल के अंदर उसे समझते हैं और जो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है वो भी हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये जो मैं बना रहा हूँ इसको हम एक टेबल कह सकते हैं। ये मेरा एक टेबल है। ठीक है। अब जो भी डेटाबेस की टेबल होगी उस टेबल में एक टर्म आता है हमारा फील्ड्स। फील्ड्स को कॉलम्स भी कहते हैं, फील्ड्स या कॉलम्स। तो जिस जिन जिन पैरामीटर पर आप एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन रखेंगे तो उस एम्प्लॉय की आईडी होगी, उस एम्प्लॉय की सैलरी भी होगी, उसका कोई नाम होगा, उसका कोई डिपार्टमेंट भी हो सकता है, उसका एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो ये क्या हो गए, एम्प्लॉय को डिस्क्राइब करने वाले एम्प्लॉय स्पेसिफिक पैरामीटर्स हो गए। तो जो भी डिटेल आप यहाँ पर रखना चाहते हैं एम्प्लॉय से रिगार्डिंग, तो वो किस बेस पर रखना चाहते हैं उनको हम अपने टेबल के अंदर क्या बनाएंगे, फील्ड्स बनाएंगे या कॉलम्स बनाएंगे। तो एक कॉलम मान लीजिए मैंने यहाँ बना दिया जो एम्प्लॉय आईडी को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा कॉलम बना दिया मान लीजिए जो एम्प्लॉय के नेम को रिप्रेजेंट करेगा। तीसरा कॉलम बना दिया जो सैलरी को रिप्रेजेंट करेगा। आप डिपार्टमेंट करके बनाना चाहते हैं तो अपना बना सकते हैं। ठीक है। अब जो टेबल मैं बना रहा हूँ इस टेबल का नाम आप कुछ ना कुछ रखेंगे। तो मान लीजिए इस टेबल का नाम मैंने रख दिया ईएमपी, आप एम्प्लॉय रख दीजिए, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। तो कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे, जैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स बनाते हैं तो वेरिएबल्स का नाम आप ऐसा नहीं है कुछ भी दे पाए। वेरिएबल्स का नाम आपको ध्यान रखना होता है, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आना चाहिए। तो कुछ रूल्स इसी तरह के डेटाबेस के अंदर जब भी आप कोई टेबल का नाम देंगे या जब भी आप कोई कॉलम का नाम बनाएंगे तो इन बातों का ध्यान यहाँ भी रखना है। हर डेटाबेस के अंदर भी कुछ हमारे कीवर्ड्स होते हैं और हर डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम कॉलम का नाम रखने के भी कुछ ना कुछ रूल्स होंगे जो काफी कुछ सिमिलर हैं उन्हीं रूल्स के जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़े होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें। हाँ रवि बताओ। सर, जो ये लास्ट में सेमी कॉलन लगाए हैं यूज करने के लिए डेटाबेस को, क्या पूछ रहे हो। सर यूज करने के लिए डेटाबेस का नाम फिर लास्ट में सेमी कॉलन लगाए हैं, हाँ तो सर ये बिना सेमी कॉलन का भी तो डेटाबेस चेंज हुआ है। मैंने क्या बताया, ये कुछ डेटाबेस चाहे वो ऑरेकल हो, चाहे माइस्क्यूएल हो, चाहे एक्स वाई जेड हो, हर कमांड को टर्मिनेट करने के लिए ऑप्शन देते हैं। आप कर भी सकते हैं, आप नहीं भी कर सकते हैं। कुछ कमांड्स ऐसी हैं जिनके लिए सेमीकोलन जरूरी है, कुछ कमांड्स ऐसी हैं जिनके लिए सेमीकोलन जरूरी नहीं है, कुछ कमांड्स ऐसी भी होंगी जिनके लिए कमिट करना जरूरी नहीं है और कुछ ऐसी हैं जिनको कमिट करना जरूरी होगा। तो जो यूज डेटाबेस वाली कमांड है इसमें स्टेटमेंट टर्मिनेशन अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी ये चल जाएगा। और इसके अलावा जितनी भी कमांड्स हैं 99% माइस्क्यूएल में चलती हैं वो स्टेटमेंट टर्मिनेशन से चलती हैं। तो बेटर है कि आप एक स्टैंडर्ड मानकर चलिए जिससे कि आपको कम बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हर कमांड जो भी आप लिखेंगे वो सेमीकोलन से टर्मिनेट कर। ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि बिना सेमीकोलन चल रही तो यस ऐसा हो सकता है। ओके सर।
अब पहला जो कॉलम का नाम मैं रख रहा हूं, मान लीजिए वो रख दिया मैंने एम्प्लॉय आईडी। अब जो एम्प्लॉय आईडी आप कॉलम का नाम रख रहे हैं, तो इसके अंदर जितने भी एम्प्लॉयज आएंगे उनकी आईडी स्टोर होंगी, है ना। किसी की आईडी 101 है, किसी की 205 है। तो आपको यहाँ पर एक डिसीजन लेना होगा कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो किस तरह की वैल्यू से रिप्रेजेंट हो रही है। हो सकता है न्यूमेरिक हो सकता है अल्फा न्यूमेरिक हो, EMP 101 ऐसा भी हो सकता है। तो हम मान के चलते हैं कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो मान लीजिए सिर्फ न्यूमेरिक है। तो यहाँ पर हम जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम का नाम दे रहे हैं या फील्ड का नाम दे रहे हैं, ये हमारा डेटा टाइप के साथ मेंशन किया जाएगा। ये पाइथन की तरह नहीं है कि आपने कोई वेरिएबल बनाया और उसका डेटा टाइप नहीं दिया, अब उस वेरिएबल में आप जब मन चाहो वो उसमें स्टोर कर सकते हो, नहीं। यहाँ पर जो कॉलम है इस कॉलम का डेटा टाइप होगा। इट मींस इस कॉलम में आप जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो आपको पहले बतानी पड़ेगी डेटाबेस के लिए कि मैं इस कॉलम में इस टाइप की वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं। तो अगर मैं यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं, तो न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप इंटीजर टाइप की स्टोर करेंगे या फिर आप यहाँ पर फ्लोटिंग टाइप की स्टोर करेंगे। तो यहाँ भी इंट और फ्लोट नाम के डेटा टाइप होते हैं। इनके अलावा भी और बहुत सारे हैं, जैसे एक होता है हमारे पास मीडियम इंट भी होता है, लॉन्ग इंट होता है, उनका यूज कर सकते हैं। उनका एक अपना अपना रेंज होगा। किसका क्या रेंज होगा, एक बार ये जो डेटा टाइप्स की लिस्ट है ये डेटाबेस डिपेंडेंट होगी। तो माई एसक्यूएल के डेटा टाइप क्या है वो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये माई एसक्यूएल के डेटा टाइप्स है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिक डेटा टाइप की, तो देखो एक है टिनी इंट। टिनी इंट नाम का जो डेटा टाइप है ये हमारा इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, और वो जो इंटीजर होगा वो हमारा इस रेंज का हो सकता है। स्मॉल इंट हमारा इस को रिप्रेजेंट करेगा, मीडियम इंट इस रेंज को स्टोर करेगा। जो इंट होगा वो इतने बड़ा नंबर स्टोर कर सकता है, जो बिग इंट होगा वो स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लोट डबल। तो टोटल अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसे डेटा टाइप हैं जो न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, है ना। उनमें 5 हैं जो बिना दशमलव की वैल्यू को स्टोर करेंगे, और 2 ऐसे हैं जो हमारा, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो अल्फा न्यूमेरिक हो गई, तो अल्फा न्यूमेरिक होने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का कॉन्सेप्ट होता है। इतने सारे स्ट्रिंग से रिलेटेड डेटा टाइप है हमारे पास जो यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्ट्रिंग का हमारा कॉन्सेप्ट है, और सबका डिफरेंस है कि उनकी करेक्टर्स, कि कितने करेक्टर आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैर डेटा टाइप में आप 255 करेक्टर की स्ट्रिंग लिख सकते हैं। कैर और वैर कैर दोनों एक ही है ना। पहले कैर चलता था, बाद में वैर कैर आना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये सारे डेटा टाइप्स है। तो अल्फा न्यूमेरिक के लिए आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई 1 2 3 ध्यान रखो, क्योंकि इतने सारे की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, लगभग सब एक जैसे ही हमारे होते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, वापस से चलते हैं और किसी डेटा टाइप को लेकर बनाते हैं अपना कोड। ब्लॉक का नंबर आएगा तब पढ़ाएंगे, अभी ब्लॉक की जरूरत नहीं है। ब्लॉक इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इनको स्टोर करने के लिए यूज होता है। ब्लॉक सीलॉक दो होते हैं ये, ठीक है। अगेन मैं आपको फिर से बता देता हूं, हमारा करिकुलम एसक्यूएल को फोकस करता है, हमारा करिकुलम डेटाबेस को फोकस नहीं करता। ये दो अलग बातें होती हैं। डेटाबेस को पढ़ना अलग कॉन्सेप्ट है, एसक्यूएल को पढ़ना अलग कॉन्सेप्ट है। हम एसक्यूएल को समझने के लिए जितना डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए
उतना हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो डेटाबेस में होती हैं, वो आप अपने लेवल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल ये जो एम्प्लॉय आईडी हमारा कॉलम का नेम है, ये एम्प्लॉय आईडी का मैं क्या दूंगा, यहाँ पर एक डेटा टाइप देकर आऊंगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसका डेटा टाइप दे दिया इंट, तो इंट डेटा टाइप आप इसका यहाँ पर दे सकते हैं। अब दूसरा कॉलम आप बनाएंगे, मान लीजिए एम्प्लॉय का नेम, तो आपने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम नाम का एक कॉलम बनाया और इसका डेटा टाइप आप जो चाहें वो दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने varchar दे दिया। उसके बाद यहाँ पर आप तीसरा कॉलम बना देते हैं, मान लीजिए सैलरी, और जो सैलरी कॉलम है, सैलरी कॉलम का डेटा टाइप मान लीजिए आपने इंट दे दिया, ठीक। अभी हम 3 ही कॉलम लेकर चलते हैं, बाकी फिर आगे देखेंगे। तो ये हमारे 3 कॉलम्स हैं, ये हमारे 3 फील्ड हो गए। अब अगर आपसे कहा जाए कि किसी एम्प्लॉय की आईडी 105 है और उसका जो नेम है वो सोनू है और उसकी जो सैलरी है वो 5000 है, तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आ गई। इस इंफॉर्मेशन को टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं रो, इसी को बोलते हैं रिकॉर्ड, और इसी को बोलते हैं टपल। तो जो किसी एक एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन है उसको जब हम टेबल के अंदर इस तरह से स्टोर करते हैं तो उसको हम रो, रिकॉर्ड या टपल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब पाइथन में टपल जो होती है वो आपने पढ़ी हुई है, और ये जो टपल वर्ड है ये ऑलरेडी डेटाबेस वाले यूज करते थे। कोइंसिडेंटली दोनों में सिमिलरिटी है। टपल का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज, वो हेट्रोजीनियस हो सकती हैं, तो ये भी तो एक टपल की तरह ही है। अगर मैं पाइथन में इस रो को आपको दे दूं तो क्या पाइथन के टपल में रखकर नहीं दे सकता, दे सकते हैं। तो कोइंसिडेंटली डेटाबेस में जो टपल है वो और जो पाइथन की टपल है वो लगभग सेम फंक्शनलिटी के लिए काम कर रही है। तो ये पहला रिकॉर्ड हो गया। तो इस तरह से हम जितने चाहें उतने रिकॉर्ड यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एम्प्लॉय, उसका नेम आ गया, उसकी सैलरी आ गई, ठीक है, कुछ भी रख सकते हैं इस तरह से। तो ये 2 रिकॉर्ड हो गए। तो ये 2 रिकॉर्ड्स हो गए या 2 रोज हो गई या 2 टपल्स हो गई, ठीक। अब यहाँ पर हमें एक चीज और समझनी होगी कि जो एम्प्लॉय आईडी है, मान लीजिए किसी भी एम्प्लॉय की मुझे डिटेल चाहिए, तो उस एम्प्लॉय की डिटेल आप कैसे गेट करेंगे, उसकी एम्प्लॉय आईडी से। तो जो एम्प्लॉय आईडी है ये इंपॉर्टेंट कॉलम हो गया। अगर आप बाकी कॉलम नहीं जानते तो आप सिर्फ एम्प्लॉय आईडी की वैल्यू बताओ 105, और हम क्या कर सकते हैं, हम 105 की बाकी रिमेनिंग इंफॉर्मेशन लाकर आपको दे सकते हैं। लेकिन समस्या क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पर किसी ने 105 फिर से कर दिया और यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए चिंटू, और यहाँ कर दिया मान लीजिए उसने 6000, तो अब क्या होगा। तो डेटाबेस की जो एसक्यूएल हमारी होगी उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि 105 एम्प्लॉय आईडी पर कितने रिकॉर्ड हैं, जितने होंगे सारे लाकर आपको दे दिए जाएंगे। जब सीखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। बट सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज की एम्प्लॉय आईडी सेम हो जाए। कोइंसिडेंटली नाम सेम हो सकता है, सैलरी सेम हो सकती है, डिपार्टमेंट सेम हो सकता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम हो सकती है, एक्सपीरियंस सेम हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी तो सेम कभी नहीं होगी। तो ऐसा होने से क्या हम रोक पाएंगे कि जब मैं टेबल क्रिएट करूंगा एसक्यूएल का यूज करके, और जब मैं एसक्यूएल के थ्रू इन रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करूंगा, तो क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि अगर हम ऐसा कर जाएं, गलती से हो जाए या जानबूझकर हो जाए, तो मुझे डेटाबेस मना कर दे कि भाई ये नहीं होता, मुझे डेटाबेस वाला मना कर दे कि ये हमारा नहीं हो सकता। तो कैसे कहेंगे उसको, क्या बोलते हैं, कांस्ट्रेंट। तो कभी आपने एक वर्ड सुना होगा वैलिडेशन, है ना, कि इसमें ये नहीं आ सकता, उसमें वो नहीं हो सकता, ईमेल वैलिडेशन, मोबाइल नंबर वैलिडेशन, ये सब सुने होंगे आपने। इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है
हमारे हर कॉलम पे आप कुछ कांस्टेंट को एक्सपोज कर सकते हैं। कांस्टेंट के अलावा कुछ रूल्स, कुछ चेकिंग, कुछ कंडीशंस आप एक्सपोज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी कॉलम पे एक कांस्टेंट लगा सकता हूं कि एम्प्लॉय आईडी में जो वैल्यूज होंगी वो यूनिक रहनी चाहिए, जैसे पाइथन का सेट होता था। उसी तरह से मैं चाहता हूं एम्प्लॉय आईडी कॉलम मेरा यहाँ पर आ जाए। तो अब ये यूनिक हमारा कैसे वैल्यूज कंटेन होंगी, तो उसके लिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है यूनिक कांस्ट्रेंट। तो हम क्या कर सकते हैं, इस कॉलम पर एक कांस्ट्रेंट हम एक्सपोज कर सकते हैं जिसका नाम होगा यूनिक कांस्ट्रेंट। कैसे लगाएंगे वो सब अभी जब सीखेंगे, कोड बनाना इसका क्वेरी सीखेंगे, सारा उसमें बताएंगे। अभी हम बस कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं कि क्या होगा हमारा। अब मान लीजिए क्या हुआ, यहां पर कोई ऐसा एम्प्लॉय आया जिसका नाम मुझे पता है मोनू है, और उसकी सैलरी भी मुझे पता है क्या है, लेकिन उसका जो एम्प्लॉय आईडी वो मिसिंग है। मान लो जो एम्प्लॉय आईडी है वो हमारा मिसिंग हो गया। तो डेटाबेस में मिसिंग वैल्यू को जनरली नल कीवर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आपके एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी मिस हो गया? हमने कहा ऐसा प्रैक्टिकली होता तो नहीं है। नाम मिस हो सकता है, सैलरी इधर उधर हो सकती है, बाकी इंफॉर्मेशन इधर उधर हो सकती है, बट एम्प्लॉय आईडी तो ये शायद नहीं होगी, है ना। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि अगर कोई रो मेरी टेबल में इंसर्ट होने आई है जिसमें नाम है, सैलरी है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी नहीं है, मिसिंग है, तो क्या आप ऐसी रो को टेबल में रखना चाहेंगे? अगर आप नहीं रखना चाहते तो इसके लिए भी एक कॉन्स्ट्रेंट है कि भाई जब भी कोई रो इंसर्ट होने आएगी तो उस रो में एम्प्लॉय आईडी कॉलम की वैल्यू होना मैंडेटरी है या नेम की वैल्यू होना मैंडेटरी है। तो इस तरह से हम किसी कॉलम पर एक और कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते हैं जिसका नाम होता है हमारा नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट। तो अभी मैंने दो कॉन्स्ट्रेंट का जिक्र किया, पहला हमारा यूनिक कॉन्स्ट्रेंट, दूसरा मैंने बोला नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, अब एक ही कॉलम पर जितने चाहें उतने कॉन्स्ट्रेंट आप लगा सकते हैं, और आप चाहें तो ये दोनों कॉन्स्ट्रेंट तीनों कॉलम पे लगा सकते हैं। मैं चाहता हूं एम्प्लॉय का नेम भी यूनिक हो, प्रैक्टिकली ऐसा होगा नहीं। क्या एक एम्प्लॉय में दो एम्प्लॉय का नाम सोनू नहीं हो सकता एक ऑर्गेनाइजेशन में? बिल्कुल हो सकता है। तो आप क्यों इस पर यूनिक कॉन्स्ट्रेंट लगाएंगे? हाँ, आप नॉट नल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, कभी नाम तो आना जरूरी है। सैलरी पर आप जो लगाना चाहें लगाओ, नहीं लगाना चाहें नहीं लगाओ। तो अभी जो हम एम्प्लॉय का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मुझे एम्प्लॉय आईडी कॉलम पर दो कॉन्स्ट्रेंट एक्सपोज करने हैं। पहला यूनिक कॉन्स्ट्रेंट, दूसरा नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट। अब डेटाबेस के अंदर एक तीसरा कॉन्स्ट्रेंट आता है, और उस तीसरे कॉन्स्ट्रेंट का एक इक्वेशन है, और वो इक्वेशन है कि अगर आप किसी कॉलम पर दोनों कॉन्स्ट्रेंट लगाना चाहते हैं, नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट और यूनिक कॉन्स्ट्रेंट, तो आप चाहें तो प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट भी लगा सकते हैं। तो प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट इन दोनों फीचर को प्रोवाइड कर देगा, नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट को भी प्रोवाइड कर देगा और यूनिक कॉन्स्ट्रेंट को भी प्रोवाइड कर देगा। तो आप चाहें तो ऐसे बोले कि मैंने एम्प्लॉय आईडी कॉलम पर नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट और यूनिक कॉन्स्ट्रेंट लगाया हुआ है, और आप चाहो तो कम एफर्ट लगाकर एक ही कॉन्स्ट्रेंट लगा दो जो कि हो गया प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट। तो इसके अलावा और भी कॉन्स्टेंट होंगे जो हम आगे जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे। जैसे हमारे पास होता है चेक कॉन्स्टेंट, हमारे पास होता है एक फॉरेन की कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो और भी कॉन्स्टेंट हम पढ़ सकते हैं, जैसे किसी की सैलरी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो मैं चेक कॉन्स्टेंट लगा सकता हूं कि सैलरी में अगर नेगेटिव वैल्यू आए तो इंसर्ट ही ना हो। तो पहले जो बेसिक बेसिक है उनको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बाकी कॉन्स्टेंट भी सीख जाएंगे धीरे धीरे। अब बात आती है, ये सारी कहानी जो आपने सुनाई है इसको डेटाबेस में
कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने की कमांड होगी क्रिएट, उसके बाद टेबल का नेम। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम हो गया आपका EMP। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे और कॉलम्स के नाम लिखेंगे या फील्ड्स के नाम लिखेंगे, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, एक बैच में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर जिस तरह से कॉलम्स पे कांस्टेंट आप लगा सकते हैं, क्या रोज पर कांस्टेंट लगा सकते हैं, रोज पर? तो मैंने भी अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा, रोज पर कांस्टेंट नहीं लगते, कांस्टेंट हमेशा किस पे लगते हैं, स्ट्रक्चर पे लगते हैं। और स्ट्रक्चर में कौन आता है, कॉलम्स आते हैं। रोज डेटाबेस की टेबल के स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होते, रोज तो आती जाती रहेंगी, नहीं भी है तब भी काम चलेगा। तो कांस्टेंट हमेशा कॉलम्स पर एक्सपोज किए जाएंगे, ना कि रोज पर एक्सपोज करे जाएंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नेम EMP। अब इस पैरेंथेसिस में अपने कॉलम का नाम लिखेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जिस ऑर्डर में आप यहाँ पर कॉलम का नाम बताएंगे, टेबल में भी उसी ऑर्डर में बन जाएंगे। बाद में आप रीअरेंज करना चाहते हैं वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम इसी तरह से लिख देते हैं। तो ये हो गया एम्प्लॉय ID। अब इसका डेटा टाइप बताना है, कहाँ बताएं, स्पेस देकर। क्या बताएंगे, इसका डेटा टाइप बताएंगे, ये बता दिया डेटा टाइप। उसके बाद अगर आप कोई कांस्टेंट बताना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्पेस देकर कांस्टेंट भी बता सकते हैं, या आप क्वेरी के लास्ट में भी कांस्टेंट बता सकते हैं कि मैं इस एम्प्लॉय ID कॉलम पर ये कांस्टेंट लगाना चाहता हूं। चलो फिलहाल मैंने इतना लिखकर छोड़ दिया, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब इंट का मेमोरी कंजप्शन पहले ही फिक्स होता है कि इंट हमारा इतनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। आई थिंक डेटाबेस में इंट 8 बाइट्स पर वैल्यू मेमोरी कंज्यूम करता है MySQL के अंदर, यानी कि हर वैल्यू 8 बाइट्स मेमोरी खाएगी, ठीक है। ये भी 8 बाइट्स, ये भी 8 बाइट्स। तो आप यहाँ पर बताएंगे नहीं, अगर आप बताना चाहें तो ब्रैकेट लाकर बता भी सकते हैं कि भाई 8 ज्यादा हो गई, 6 कर दो या 2 कर दो या 1 कर दो। तो MySQL ये बोलता है कि अगर आपको इंटीजर कम रेंज का चाहिए था तो आप इंट क्यों लिख रहे हो, आप फिर दूसरा इंट यूज करो ना, टिनी इंट होता है उसे यूज करो, मीडियम इंट होता है उसे यूज करो। अगर आप इंट के बाद साइज भी बताते हैं तो एरर नहीं आएगी, लेकिन एक वार्निंग आएगी कि ये सही तरीका नहीं है, आप दूसरा डेटा टाइप यूज करिए जो उसी रेंज के हिसाब से बना हुआ है। फिलहाल इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पर दूसरा कॉलम का नेम, एम्प्लॉय नेम। अब एम्प्लॉय नेम को हम वैरकर टाइप का बना देते हैं। अब जो वैरकर हमारा कॉलम होता है ये हमारा स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो फिक्स हैं कि मैक्सिमम 255 कैरेक्टर ये स्टोर करेगा। यानी कि वैरकर डेटा टाइप में जो स्ट्रिंग आएगी उस स्ट्रिंग में मैक्सिमम 255 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से और बहुत सारे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के डेटा टाइप हैं, 8-10 डेटा टाइप थे जो लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, शेयर कर देंगे। उसमें और बहुत सारे इस डेटा टाइप में जो ज्यादा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपना साइज बता सकते हैं, और वैरकर के लिए MySQL फोर्स करेगा कि आपको साइज बताना पड़ेगा, है ना। इंट के लिए मना करेगा कि नहीं बताना है, लेकिन वैर के लिए फोर्स करेगा कि बताना ही पड़ेगा। वार्निंग नहीं, एरर आएगी कि आपने क्यों नहीं बताया, बता देते। अब आप बताओ कि जो आपका एम्प्लॉय का नेम आएगा, हर नेम कितना करेक्टर का हो सकता है। आप सोचिए आपके एम्प्लॉय के नेम क्या होंगे भाई। आप करा ये एम्प्लॉयज नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोगों के हैं तो मैक्सिमम 50 करेक्टर बहुत है। अगर ये साउथ इंडियन एम्प्लॉयज के नेम है तो 255 करेक्टर भी शायद कम पड़ जाए हमारे लिए, है ना। तो डिपेंड करेगा कि क्या कॉन्टेक्स्ट है हमारा। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं सिर्फ 20 करेक्टर्स लेके चल रहा हूँ, यानी कि जो मेरा एम्प्लॉय नेम में जो इंडिविजुअल वैल्यू होगी सोनू, वो 20 करेक्टर की हो सकती है मैक्सिमम। और डेटाबेस में एक करेक्टर 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है, तो इसका मतलब हो गया हर वैल्यू 20 बाइट हमारा मेमोरी कंज्यूम करेगी, 20 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करेगी, कॉमा।
तीसरा कॉलम आ गया जिसका नाम है सैलरी, और यहां लगा दिया मैंने इंटीजर, ठीक, कॉमा। अब कॉलम तो नहीं बनाना, तो कॉमा क्यों लगा रहे हैं आप? कॉन्स्ट्रेंट के लिए। तो अब जितने भी कॉन्स्ट्रेंट हैं वो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, तो कॉमा लगाएंगे और कॉन्स्ट्रेंट का नाम लिखेंगे। कौन सा कॉन्स्ट्रेंट आपको लगाना है? मान लीजिए मुझे लगाना है यूनिक कॉन्स्ट्रेंट, तो आप लिखेंगे यहाँ पर यूनिक, किस पे लगाओगे? ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम जिस कॉलम पर यूनिक कॉन्स्ट्रेंट लगाना है, ठीक है। और अगर आप प्राइमरी की लगाना चाहते हैं तो प्राइमरी की भी लगा सकते हैं। आप नॉट नल लगाना चाहते हैं तो कॉमा लगा के नॉट नल किस पे लगाना है? उसी पे लगाना है, तो आप ऐसा कर सकते हो। किसी और पे लगाना है, किसी और पे लगा सकते हो। फिलहाल हम प्राइमरी की से काम कर लेते हैं। यहां लिखेंगे प्राइमरी स्पेस की। देखो प्राइमरी की भले ही बोलने में हम एक साथ बोलेंगे, लेकिन जब इनको लिखा जाएगा क्वेरी के अंदर तो वो प्राइमरी और स्पेस उसके बाद की लिखेंगे, और ब्रैकेट में फिर बताएंगे उस कॉलम का नाम जिस कॉलम पर इस एम्प्लॉय टेबल में प्राइमरी की लगाई जाएगी। तो मैंने कर दिया एम्प्लॉय आईडी। तो अक्सर ऐसे ऑथर्स में जो डेटाबेस की बुक्स लिखते हैं वो ऐसा कहते हैं कि एक टेबल पर एक प्राइमरी की लगाई जा सकती है। अगर आप एक और कॉलम पे प्राइमरी की लगाएंगे तो ये प्राइमरी की नहीं लग सकती। तो अब इसको समझने के दो नजरिए हैं। जब आप एक टेबल में एक से ज्यादा कॉलम पर प्राइमरी की लगाते हैं तो बेसिकली उसको कंपोजिट की कह देते हैं, लेकिन एरर नहीं आती। अगर मैं एक और कॉलम पे प्राइमरी की लगा दूं तो एरर नहीं आएगी, लेकिन अब कॉन्सेप्ट कंपोजिट की कहलाएगा। तो कंपोजिट की कॉन्स्ट्रेंट क्या होता है मुझे पढ़ाना है आपको, बट अभी हम इतने से पहले आगे बढ़ते हैं, है ना, क्योंकि अभी कुछ चलता फिरता नजर नहीं आ रहा है। तो पहले कुछ चलता फिरता बनाते हैं, उसके बाद फिर अपने आप ब्रेन काम करना शुरू करेगा और फिर ऐड करते जाएंगे। एंटर करके देखते हैं सब कुछ सही लिखा होगा तो हमारा इस क्वेरी का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। जिस तरह से पाइथन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए पाइथन इंटरप्रेटर होता है, उसी तरह से हमारी जो भी हम एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं, तो ये मेरी एसक्यूएल क्वेरी हो गई। तो इस एसक्यूएल क्वेरी को जिस डेटाबेस पर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं उस डेटाबेस के अंदर हमारा क्या होता है? एसक्यूएल इंजन होता है। तो यहाँ पर टर्म का नाम होता है एसक्यूएल इंजन। तो एसक्यूएल इंजन क्या करता है? पहले क्वेरी को कंपाइल करेगा। कंपाइल करने में सिंटैक्स चेक करेगा कि प्राइमरी की स्पेलिंग सही लिखी है आपने, जो आपको डेटा टाइप का नाम दिया था सही लिखा है, आपने पैरेंथेसिस सही लगाए हैं, जितने ओपन थे उतने क्लोज हुए नहीं हुए हैं। यानी कि पहले क्वेरी कंपाइल होती है। क्वेरी कंपाइल होने के बाद फिर एसक्यूएल इंजन क्या करता है? हमारा क्वेरी का एग्जीक्यूशन करता है। तो इस तरह से जब मैं एंटर करूंगा तो ये क्वेरी माई सीक्वल के अंदर जाएगी, और माई सीक्वल के अंदर एक कंपोनेंट होगा जिसका नाम होगा एसक्यूएल इंजन। और उस एसक्यूएल इंजन के दो काम होंगे। पहला काम होगा इस क्वेरी को कंपाइल करना। अगर कोई सिंटैक्स एरर होगी तो वो कंपाइलर जो एसक्यूएल इंजन के अंदर है वो हमारा यहाँ पर एरर दिखा देगा और सिंटैक्स एरर लिखकर आ जाएगी हमारी। अगर कोई एरर नहीं आई तो फिर हमारा जो हमारा अगला कंपोनेंट होगा एसक्यूएल इंजन का एग्जीक्यूशन कराने वाला, वो क्वेरी का एग्जीक्यूशन कर देगा। ठीक है, चलिए एंटर करते हैं और देखते हैं। क्वेरी ओके, इस क्वेरी का एग्जीक्यूशन परफेक्ट हो गया और एग्जीक्यूशन टाइम बता रहा है लगभग 2 सेकंड, 1.5 सेकंड के आसपास इस क्वेरी का एग्जीक्यूशन टाइम लगा है। तो ये एग्जीक्यूशन टाइम इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि बहुत से डेटाबेस के अंदर जो एसक्यूएल इंजन होते हैं वो क्वेरी को ऑप्टिमाइज भी करते हैं। तो अब वो क्वेरी ऑप्टिमाइजर क्या होता है वो हमें नहीं समझना, डेटाबेस का कॉन्सेप्ट हो गया पूरा। फिलहाल ये टेबल बनकर मेरी तैयार हो गई। अब इस टेबल का क्या हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं? टेबल का क्या हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं? तो आंसर इज यस। कैसे देखेंगे? एक कमांड आती है DESC, आप इसको डिस्क्राइब के नाम से समझ सकते हैं, DESC। उसके बाद टेबल का नाम, जिस टेबल को आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं उस टेबल का नाम, सेमीकोलन। तो क्या करेगा? इस टेबल का स्ट्रक्चर दिखाएगा। पहले जो है उसको हटा देते हैं, ये लो फील्ड। फील्ड का मतलब क्या है? कॉलम्स। इसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी कॉलम है, एम्प्लॉय नेम कॉलम है और सैलरी कॉलम है। इनके डेटा टाइप क्या है? इसका टाइप इंट है, इसका टाइप वेरचर है, इसका टाइप इंट है। क्या एम्प्लॉय आईडी में नल वैल्यू अलाउड है? नल का मतलब मिसिंग वैल्यू अलाउड है? नो। क्यों भाई? हमने तो बताया ही नहीं था, क्योंकि आपने क्या बना रखा है?
प्राइमरी की बना रखा है, और जब प्राइमरी की किसी कॉलम को बना देते हैं तो उसमें नॉट नल कांस्टेंट ऑटोमेटिकली आ जाता है और यूनिक कांस्टेंट ऑटोमेटिक आ जाता है, और यही हमारा प्राइमरी की कहलाता है। एम्प्लॉय नेम में मिसिंग वैल्यू अलाउड है। एम्प्लॉय नेम में अगर आप कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करेंगे तो चल जाएगी। सैलरी कॉलम में भी मिसिंग वैल्यू अलाउड है। किस पर क्या कांस्टेंट लगा हुआ है, तो वो यहाँ पर की नाम से लिख कर आ रहा है। तो सिर्फ एम्प्लॉय आईडी कॉलम पर आपने कांस्टेंट लगाया, क्या नाम है उसका, प्राइमरी की कांस्टेंट लगा। ठीक है। अब अगर किसी कॉलम में इंसर्ट करते समय कोई वैल्यू नहीं आती है तो डेटाबेस की तरफ से डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी जाएगी, नल रखी जाएगी। मैं इसको चेंज कर सकता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि जितने भी एम्प्लॉइज मैंने हायर करे हैं सब फ्रेशर हैं, सबकी सैलरी फिक्स है, 10,000 रुपए महीने मिलेंगे सबको, है ना, तो मैं चाहूंगा कि वो सारे एम्प्लॉइज जब आए तो सबकी डिफॉल्ट वैल्यू सैलरी की 10,000 हो जाए, तो मैं इंसर्ट करूंगा भी नहीं और ऑटोमेटिकली 10,000 हो भी जाएगी। तो मैं हर कॉलम में वैल्यू मिस होने पर नल की जगह पर अपनी डिफॉल्ट वैल्यू भी रख सकता हूं। किसी कॉलम पर आपने कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन यहां पर नहीं लगाई। तो ये हमारा टेबल का एक डिस्क्रिप्शन हो गया, जो आपने भी टेबल बनाई है उसका डिस्क्रिप्शन तैयार हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और क्या करेंगे, अब इस टेबल में रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हैं। बताओ क्या पूछना। सर वो जो टाइमिंग दिखा रहा है डिस्ट्रीब्यूशन का 3 वो 3 से 0.15 सेकेंड, हाँ तो सर वो रैम पे भी डिपेंड करता है। हाँ, कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल आपका रैम प्रोसेसर दोनों पे डिपेंड करेगा। चलिए, अब यहां पर मुझे क्या करना है, जो एम्प्लॉय टेबल बनी है, अभी आप मान लो वो खाली डब्बा है डेटाबेस के अंदर, और यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी कॉलम बन गया है, यहाँ पर एम्प्लॉय नेम कॉलम आ गया और यहाँ सैलरी कॉलम आ गया है। रोज कितनी है, 0, कोई रो नहीं है इसमें। इंसर्ट करेंगे, कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। लिखेंगे इंसर्ट, इंसर्ट कमांड होगी। इंसर्ट कमांड को जब हम क्वेरी के साथ यूज करेंगे तो इसका सिंटैक्स होगा इंसर्ट इनटू, उसके बाद टेबल का नेम, किस टेबल में आप रिकॉर्ड को इंसर्ट करने की बात कर रहे हैं। हमने कहा एम्प्लॉय टेबल में, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। उसके बाद अब आप एम्प्लॉय के बाद वैल्यूज एक कीवर्ड होगा जिसको आप स्पेस देकर लिखेंगे। कुछ डेटाबेस में जब हम क्वेरी चलाते हैं इंसर्ट क्वेरी तो वैल्यूज कीवर्ड ऑप्शनल है, और कुछ डेटाबेस में ये मैंडेटरी है, और जिसमें ऑप्शनल है उसमें अगर लिख दोगे तो एरर नहीं आएगी। तो बेटर क्या है कि आप सीखो कि लिखा जाता है, क्योंकि अगर आप वैल्यूज कीवर्ड लगाएंगे तो सब जगह चलेगा, और अगर नहीं लगाएंगे तो कुछ डेटाबेस में चलेगा कुछ में नहीं चलेगा। तो बेटर है कि आप स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही सीखो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाएंगे, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जो रो आप इंसर्ट कर रहे हैं, इस इंसर्ट कमांड से एक रो इंसर्ट होगी, उस रो में 3 कॉलम होंगे। पहला कॉलम होगा एम्प्लॉय आईडी कॉलम, दूसरा होगा एम्प्लॉय नेम कॉलम, तीसरा होगा सैलरी कॉलम। तो जो अभी आप इंसर्ट कर रहे हैं उस रो में आप तीनों कॉलम की वैल्यू बताइए। लेकिन सर क्वेश्चन ये है कि पहली वैल्यू कौन सी होगी, दूसरी वैल्यू कौन सी होगी, और तीसरी वैल्यू कौन से कॉलम की होगी। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप ये नहीं बताते कि पहली वैल्यू मैं इस कॉलम में रखना चाहता हूं तो आप सेम ऑर्डर कंसीडर करेंगे। जब आपने टेबल बनाई थी तो पहले आपने क्या बनाया था, हमने कहा एम्प्लॉय आईडी, फिर क्या बनाया था एम्प्लॉय नेम, फिर क्या बनाया था सैलरी। सेम ऑर्डर में आप बाय डिफॉल्ट अपने वैल्यूज को रखेंगे, हम इसको चेंज भी करेंगे। तो पहले सेम ऑर्डर में रखते हैं, तो पहली वैल्यू एम्प्लॉय आईडी कॉलम में जाएगी, तो मैंने कर दिया 105। दूसरी वैल्यू जाएगी हमारा एम्प्लॉय नेम कॉलम में। अब एम्प्लॉय नेम वेरकेर है, वेरकेर स्ट्रिंग को कहते हैं। स्ट्रिंग को पाइथन में हम 4 तरह से रिप्रेजेंट करते थे, जावा में स्ट्रिंग 2 ही तरह से रिप्रेजेंट होती है, सी में भी 2 ही तरह से होती है। डेटाबेस डिपेंडेंट है, तो माई एसक्यूएल में स्ट्रिंग सिंगल कोट से भी रिप्रेजेंट हो जाती है और डबल कोट से भी रिप्रेजेंट हो जाती है, जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंगल कोट से हर डेटाबेस में रिप्रेजेंट हो जाएगी, तो सिंगल कोट्स आप फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ लिख दिया, मान लीजिए मैंने सोनू, उसके बाद सैलरी मान लो कर दी मैंने 5,000, एंटर करेंगे तो ये रिकॉर्ड मेरा इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, और
जल्दीबाजी में मैंने क्या करा, नाम चेंज कर दिया मोनू, सैलरी बदल दी 4000, एम्प्लॉय आईडी नहीं बदली, वो वही रहने दी मैंने 105। अब देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर हमारी क्या आई, एरर। क्या है, डुप्लीकेट एंट्री। किस बात की डुप्लीकेट एंट्री है, जो आपका एम्प्लॉय आईडी है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है हमारा टेबल के अंदर, तो ये डुप्लीकेट है और ये इंसर्ट इसमें नहीं होगा। क्या करा मैंने, यहाँ पर इसको बदल दिया और यहाँ कर दिया मैंने मान लीजिए 205, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए मेरे। अब मैं आपसे कहूंगा कि सर मैं अपने कॉलम के ऑर्डर में वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नेम एम्प्लॉय। अब आप अपने ऑर्डर में भी कॉलम्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आप यहां बताएंगे कि पहले मैं नेम की वैल्यू इंसर्ट करूंगा, एम्प्लॉय नेम कॉलम की, फिर मैं सैलरी की इंसर्ट करूंगा, उसके बाद फिर मैं एम्प्लॉय आईडी की इंसर्ट करूंगा। अब जब आप वैल्यूज बताएंगे तो यहाँ पर आप इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो जो पहली वैल्यू होगी वो एम्प्लॉय नेम कॉलम में जाएगी, दूसरी वैल्यू जो होगी वो सैलरी कॉलम में जाएगी, और जो तीसरी वैल्यू होगी वो एम्प्लॉय आईडी कॉलम में जाएगी। और जब आप ये नहीं बताते हैं तो आपको डिफॉल्ट ऑर्डर वही कंसीडर करना है जो टेबल क्रिएट करते समय आपने कॉलम्स को बनाया था, जिस ऑर्डर में बनाया था उसी ऑर्डर में फिर आप यहाँ पर कंसीडर करते हैं। फिलहाल यहाँ रख दिया मैंने एम्प्लॉय नेम, मान लीजिए ये कर दिया मैंने चिंटू, और उसके बाद सैलरी कर दी मान लो मैंने यहाँ पर 8000, और एम्प्लॉय की आईडी कर दी मान लीजिए मैंने यहाँ पर 107। क्वेरी ओके हो गई। सिंगल कोट्स में भी स्ट्रिंग चलती है और डबल कोट्स में भी स्ट्रिंग चलती है। तो इस तरह से 3 रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिए। अब मैंने कहा कि इस बार हम क्या करेंगे, एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और उस नए रिकॉर्ड में हम सिर्फ 2 बातें बताएंगे, एक बताएंगे एम्प्लॉय की आईडी और एक बताएंगे एम्प्लॉय का नेम। उसकी सैलरी हम मिस करना चाहते हैं, है ना, तो कैसे कर पाओगे, तो यहाँ लिखोगे इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर आपने लिखा वैल्यूज, उसके बाद फिर आपने कहा एम्प्लॉय आईडी दे देते हैं, मान लीजिए आपने दे दी एम्प्लॉय आईडी 202, फिर आपने एम्प्लॉय का नाम दे दिया, मान लीजिए नाम दे दिया आपने सोनू, फिर आपने कहा सैलरी नहीं देते, सैलरी को ऐसे ही रहने देते। ठीक है, तो अब जब आप इसे रन कराएंगे तो आपको एक एरर मिलेगी। एरर क्या आ रही है, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट। इसका मतलब है कि आपने यहाँ पर 2 कॉलम्स की वैल्यू स्पेसिफाई करी है, जबकि टेबल में 3 कॉलम है, तो तीनों कॉलम की वैल्यू आपको यहाँ पर देनी चाहिए। ठीक है, गौरव नेगी, बताओ भाई क्या पूछना चाहते हो, मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन, आपने जो पूछा है समझाओ पहले क्या पूछना। सर मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सर जैसे हम ईएमपी लगा के फिर फील्ड के नाम में डाल रहे हैं तो हम किसी स्पेसिफाइड नाम के अंदर नहीं डाल सकते, जैसे ईएमपी आईडी के अंदर जैसे हम सिर्फ एक ही चीज में स्पेसिफाई वो करना चाहेंगे, एक ही उसमें फील्ड में डालना चाहे सब। मैं यही सिखा रहा हूँ शायद अभी, है ना, कि अगर मैं सिर्फ 2 ही कॉलम में डालना चाहता हूँ या एक में डालना चाहता हूँ तो कैसे डालेंगे, वही चल रहा है। दूसरा तभी इसका आंसर मिल जाएगा भाई। दूसरा किसने पूछा है भाई, हाँ भाई बताओ क्या पूछना है। तो मैं ये पूछ रही थी कि लाइक जैसे आपने इस वाले में लिखा है कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय नेम आईडी और फिर आपने वैल्यूज भी डाली, तो जरूरी है अगर आप ये मतलब ये वाली चीज ही लिखो, अब हम डायरेक्ट अगर वैल्यूज डाल दे तो? मुझे बताओ क्या लिख दूं, क्वेरी बताओ क्या लिखनी है। जैसे आपने इंसर्ट इनटू, डायरेक्ट वैल्यूज डाल दी तो आप इसको भी तो रन करा सकते हो। आप ये जरूरी है लिखना कि इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और फिर एम्प्लॉय नेम सैलरी एंड एम्प्लॉय आईडी, हम डायरेक्ट नहीं डाल सकते? मतलब कि इंसर्ट इनटू वैल्यूज एंड चिंटू। ये करा नहीं है, ये करा तो देखो, इसमें करा नहीं है, इसमें करा है मैंने। मतलब इसको लिखने का क्या एडवांटेज है, मैं ये पूछना चाह रही हूँ।
आप देखिए, फोकस करिए, जब आप इस वाले सिंटैक्स का यूज कर रहे हैं टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, तो आप ये जो वैल्यू बता रहे हैं, ये वैल्यू किस कॉलम की वैल्यूज होंगी कैसे बता पा रहे हैं? ये वैल्यू किस कॉलम में जाएगी कैसे पता चलेगी? ये वैल्यू किस कॉलम की होगी कैसे पता चलेगी? तो ये बाय डिफॉल्ट जो टेबल जब आपने बनाई थी उस समय कॉलम आपने पहले कौन सा बनाया था, वो पहले कॉलम में जाएगी, ये दूसरे कॉलम में, ये तीसरे कॉलम में। अब जब हम अपना नाम बताते हैं कॉलम्स के, तो जनरली ऐसा होने की दो वजह होती हैं। पहली वजह होती है कि हम वैल्यूज जो इंसर्ट कर रहे हैं किसी रो के लिए, है ना, तो उनके कॉलम्स को हम अपने ऑर्डर में लिखना चाहते हैं। पहले मैंने यहाँ पर नेम लिखा है, अगर मैं ये ना बताऊं, अगर मैं ये हटा दूं, तो सबसे पहली वैल्यू क्या कंसीडर करी जाएगी? एम्प्लॉय आईडी। अब एम्प्लॉय आईडी इंटीजर टाइप की है और मैं क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप की, एरर आ जाएगी क्योंकि मिसमैच हो जाएगा हमारा। तो जब आप किसी भी रो को इंसर्ट करते समय कॉलम्स के अपने ऑर्डर को स्पेसिफाई करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पर उन कॉलम्स का ऑर्डर बताते हैं। दूसरा केस अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि जब हम किसी क्वेरी को इंसर्ट करेंगे और इंसर्ट करने पर मैं कुछ कॉलम्स को स्किप करना चाहता हूं, है ना, जो हमारा सिंटैक्टिकली सही है, तो उस केस में भी आपको टेबल नेम के बाद अपने कॉलम का नाम बताने पड़ेंगे कि मैं दो ही कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं, एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम। तो अब ये हमारा इस टेबल में इन दो कॉलम्स की वैल्यू मानी जाएगी। पहली वैल्यू एम्प्लॉय आईडी कॉलम में जाएगी, दूसरी वैल्यू एम्प्लॉय नेम कॉलम में जाएगी और तीसरी वैल्यू मिसिंग आ जाएगी। और अगर आप ये नहीं बताएंगे तो आपको फोर्सफुली तीनों वैल्यू या जितने भी कॉलम्स हैं हर कॉलम की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। अब एक यूज केस समझिए, मेरी टेबल में 20 कॉलम है और मैं अभी सिर्फ 4 कॉलम की वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूं किसी नई रो में, बाकी 16 कॉलम की वैल्यू मैं इंसर्ट नहीं करना चाहता उस रो के लिए। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो मुझे 20 के 20 कॉलम की वैल्यू है लिखनी पड़ेगी, है ना। तो ये दो पर्पस होते हैं टेबल नेम के बाद कॉलम्स को बताने के। ठीक है, अब इसको एंटर करते हैं और देखते हैं एग्जीक्यूशन इसका। हाँ चलिए, फाइन। तो अब हमने अपने टेबल में अभी कितने रिकॉर्ड इंसर्ट कर लिए? एक तो ये कर लिया और उसके बाद एक ये कर लिया, दो, फिर एक ये कर लिया, आई थिंक तीन, चार। चार रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर लिए। अब इनको हम देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे भाई इन सारे रिकॉर्ड्स को? अगर मैं देखना चाहूँ कि जो मैंने अभी इंसर्ट करे हैं वो यहाँ पर दिखाई दें, तो किसी भी टेबल से जब आप अपने रिकॉर्ड्स को फैच करना चाहते हैं तो आपको दो बातें अपने ब्रेन में रखनी होती हैं। पहला कि उस टेबल में किन किन कॉलम्स को आप देखना चाहते हैं और जिन जिन कॉलम्स को आप देखना चाहते हैं उनमें किन किन रोज को देखना चाहते हैं। यानी कि सबसे पहले आपके ब्रेन में कॉलम्स आने चाहिए, फिर आपके ब्रेन में रोज आनी चाहिए। मैं लिख कर दिखाता हूँ। तो जो कमांड है जो टेबल से डेटा फैच कर कर लाती है उस कमांड का नाम है सेलेक्ट। यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट। तो डेटाबेस एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होती, तो अगर किसी ने ऐसे लिख दिया तो अजीब लगेगा देखने में, लेकिन ये सही है, चल जाएगा। ठीक है, तो एक कोई एक केस फॉलो करिए। तो सेलेक्ट, सेलेक्ट कमांड एक ऐसी है जो सबको आती है और ज्यादातर लोगों को नहीं आती है ना। सबको आती है और ज्यादातर लोगों को नहीं आती है। समझते हैं ऐसा मैंने क्यों बोला?
सेलेक्ट के बाद हम कॉलम्स को बताते हैं कौन कौन से कॉलम को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उस कॉलम का नाम लिखेंगे। तो मान लीजिए मैं सिर्फ सैलरी कॉलम की वैल्यूज सेलेक्ट करना चाहता हूं तो लिखूंगा सेलेक्ट सेल। अब ये कौन है, ये कॉलम का नाम। अब ये कॉलम कहाँ मिलेगा भाई, आपके डेटाबेस में बहुत सारी टेबल हो सकती हैं और बहुत सारी टेबल्स में सेल नाम का कॉलम हो सकता है। तो आप जो अभी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं सेल कॉलम, ये किस टेबल के अंदर मिलेगा, तो कॉलम नेम के बाद लिखेंगे फ्रॉम कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम एम्प्लॉय। तो आप कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं और किस टेबल से सेलेक्ट कर रहे हैं, एम्प्लॉय टेबल से। सेलेक्ट कमांड को सही सीखने का नजरिया यही है कि आप टेबल से कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं। अगर आपके नजरिया में पहले रोज आ गई कि मैं रोज सेलेक्ट करता हूं तो सब गलत हो गया है ना। आपको टेबल से कॉलम सेलेक्ट करने होते हैं। अब उस कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं, मतलब जितनी रोज हैं, वो सेलेक्ट होकर आएंगी या नहीं आएंगी अगला डिसीजन है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर उसको फोकस नहीं करा और मैंने इसको टर्मिनेट कर दिया। तो इसका मतलब होगा एम्प्लॉय टेबल में सैलरी कॉलम में जितनी रोज हैं या जितनी वैल्यूज हैं वो सारी आ जाएंगी। तो सैलरी कॉलम में पहली वैल्यू पहली रो, दूसरी वैल्यू दूसरी रो, तीसरी रो चौथी रो। ठीक है, तो आप रोज के अकॉर्डिंग बोलिए, ज्यादा सही टेक्निकल समझ में आएगा। तो आपने सैलरी कॉलम की कितनी रोज सेलेक्ट करनी, सारी रोज बाय डिफॉल्ट आ गई। हमने तो बताया ही नहीं था कि कितनी रोज सेलेक्ट करनी है, हमने सिर्फ ये बताया कि ये कॉलम सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट ये सारी रोज को सेलेक्ट कर देगा उस कॉलम के लिए जो आपने बताया। और अगर एक से ज्यादा कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो कॉमा लगाकर लिखेंगे। जिस ऑर्डर में कॉलम्स का ऑर्डर लिखेंगे आउटपुट में उसी ऑर्डर में आपको नजर आएंगे। मान लीजिए आप चाहते हैं सैलरी आ जाए और उसके बाद एम्प्लॉय का नेम भी आ जाए, तो आप दो कॉलम्स सेलेक्ट करना चाहते हैं और इन दोनों कॉलम्स में जितनी भी रोज हैं सारी आएंगी, क्योंकि आप रोज के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। तो सैलरी कॉलम की वैल्यू आ गई और एम्प्लॉय कॉलम में एम्प्लॉय नेम, तो ये सारी रोज हमारी सेलेक्ट होकर आ गई। और आप चाहते हैं सर तीनों आ जाएं तो कॉमा लगाकर एम्प्लॉय आईडी भी आप लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, मेरे कॉलम्स के नाम या मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स ज्यादा हो जाते हैं, 10 12 15 16 18 20 हो जाते हैं, और मेरी रिक्वायरमेंट यही होती है कि मैं सारे कॉलम्स की वैल्यू को सेलेक्ट करूं, सारे कॉलम्स की वैल्यू को सेलेक्ट करूं। तो ऐसा करने के लिए एसक्यूएल के अंदर एक वाइल्ड कैरेक्टर WILD वाइल्ड कैरेक्टर यूज किया जाता है और उस वाइल्ड कैरेक्टर का नोटेशन होता है एस्ट्रिक। तो ये जो एस्ट्रिक है ये किसकी जगह पर आप लिख रहे हैं, जहां पर कॉलम्स लिखे जाते हैं। अगर मैं कॉलम्स के नेम को इंडिविजुअली मेंशन ना करके एस्ट्रिक लिख दूं तो ये ऑल क्या हो गए, अपनी कॉलेज लाइफ याद करो, क्या बोलोगे, ऑल रोज हो गई। कैसे हो गई भी ऑल रोज? ये जब आप इसको कॉलम की जगह पर लिखते हैं तो ये ऑल कॉलम्स ही तो हो गया। एस्ट्रिक का मतलब हो गया कि आप सारे कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं, रोज की तो आप बात ही नहीं कर रहे थे ना अभी कर रहे हो ना पहले कर रहे थे। तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट आपसे कॉलम के नाम पूछती है और रोज सारी ही सेलेक्ट होती हैं। तो अब सारे कॉलम सेलेक्ट होंगे और उनकी सारी रोज ऑटोमेटिकली आएंगी। इस केस में कॉलम का सिलेक्शन ऑर्डर क्या होगा, वही ऑर्डर रहेगा जो टेबल में कॉलम्स का ऑर्डर है। यहां पर आप अपना ऑर्डर दे रहे थे, पहले सैलरी आएगी, फिर एम्प्लॉय नेम आएगा, फिर एम्प्लॉय आईडी आएगी। यहां पर आप नहीं दे पाए, बाय डिफॉल्ट वही ऑर्डर आएगा जिस ऑर्डर में आपका डेटा वहां पर रखा हुआ है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि मुझे क्या करना है, मुझे ये जो रोज हैं सारी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन रोज का क्या ऑर्डर आ रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो पहले 105 वाली रो आई है, फिर 107 वाली रो आई है, फिर 202 वाली आई है, फिर 205 वाली आई है। तो ये रोज किस ऑर्डर में सेलेक्ट होकर आती हैं, जिस ऑर्डर में मैंने रोज इंसर्ट करी थी उस ऑर्डर में आएंगी। तो अब आप देखो ध्यान से, तो सबसे पहले आपने कौन सी रो इंसर्ट करी थी,
105 सोनू 5000 वाली, है ना। उसके बाद फिर आपने क्या इंसर्ट करी थी, 205 मोनू 4000 वाली, ठीक है। उसके बाद आपने इंसर्ट करी थी चिंटू 8107 वाली, ठीक है। अब देखो 107 वाली पहले आ रही है और जो सोनू वाली है मोनू वाली बाद में आ रही है, ऐसा क्यों हुआ? ध्यान से सुनेंगे। जब आप सेलेक्ट कमांड को ये बताते हैं कि हमें कॉलम सेलेक्ट करके लेकर आओ और बाय डिफॉल्ट वो रोज सेलेक्ट कमांड सारी सेलेक्ट करके लेकर आता है, तो हमारा रोज का ऑर्डर बाय डिफॉल्ट इस बात पे डिपेंड करेगा क्या आपकी टेबल में कोई प्राइमरी की कॉलम है या नहीं। अगर आपकी टेबल में कोई प्राइमरी की कॉलम हुआ तो उस प्राइमरी की कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट रोज हमारी सेलेक्ट होकर आएंगी। फिर सुनेंगे, अगर आप सेलेक्ट कमांड चलाते हैं तो रोज किस ऑर्डर में सेलेक्ट होकर आएंगी? बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की कॉलम के असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट होकर आएंगी। अगर मैं इस एम्प्लॉय आईडी से प्राइमरी की कॉलम हटा दूं कि ये प्राइमरी की अब नहीं है, तो जब मैं सेलेक्ट कमांड चलाऊंगा तो जिस ऑर्डर में मैंने जो रो इंसर्ट करी थी पहले उस ऑर्डर में ही आपको दिखाई देंगी, है ना। तो अब क्या हम एक बार टेबल में किसी भी कॉलम पर प्राइमरी की लगाने के बाद उस प्राइमरी की को हटा सकते हैं? आंसर इज यस। ऐसा करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है जिसका नाम है अल्टर। अल्टर कमांड किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर को अपडेट करने के लिए यूज करी जाती है। फॉर एग्जांपल, मैं इस टेबल में नया कॉलम ऐड करना चाहता हूं, मैं किसी कॉलम का नाम चेंज करना चाहता हूं, मैं किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना चाहता हूं, मैं किसी कॉलम में कॉन्स्ट्रेंट ऐड करना चाहता हूं, किसी कॉन्स्ट्रेंट को हटाना चाहता हूं, है ना। तो ये सारे ऑपरेशन जितने भी मैंने बोले हैं ये सारे टेबल के स्ट्रक्चर को फोकस कर रहे हैं। जब भी किसी टेबल के स्ट्रक्चर के रिलेटेड कोई ऑपरेशन किया जाता है तो उसके लिए जो कमांड यूज करते हैं उसका नाम होता है अल्टर। तो अल्टर कमांड का यूज करके इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अल्टर। क्या अल्टर करना है? हमने कहा टेबल। कौन सी टेबल अल्टर करनी है? एम्प्लॉय। अल्टर एम्प्लॉय। और क्या अल्टर करना है यहाँ पर? ड्रॉप। क्या ड्रॉप करना चाहते हो? हम ड्रॉप करना चाहते हैं अपना प्राइमरी की कॉन्स्टेंट, यहां लिख देंगे प्राइमरी अल्टर के बाद टेबल। अल्टर टेबल, टेबल का नेम, क्या करना है? ड्रॉप करना है। क्या ड्रॉप करना है? प्राइमरी की को ड्रॉप करना, ठीक है। तो अल्टर टेबल, टेबल का नेम यहां तक तो हमेशा सेम रहेगा। उसके आगे क्या लिखोगे डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हो, टेबल के स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस करना चाहते हो। तो अभी हमने ड्रॉप करा प्राइमरी की को, ठीक है। अब मेरा अगर मैं ये कमांड चलाऊं DESC और टेबल का नेम EMP, तभी जो प्राइमरी की लिखकर आ रहा था ऊपर अब नहीं आ रहा है। और अगर मैं सेलेक्ट कमांड जो अभी मैंने चलाई है यहां पर इस कमांड को दोबारा चलाकर देखूं तो देखते हैं सेम ऑर्डर आता है या कुछ और बदलता है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। तो जब आपका प्राइमरी की लगा हुआ था तो जिस समय इंसर्ट हुआ तो इंसर्ट करते समय ही उसने ये काम कर दिया होगा। अब एक काम करते हैं, दोबारा से एक रिकॉर्ड में इंसर्ट करता हूं, ठीक है, उसमें ये बात समझ में आएगी। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम वैल्यूज, और इस बार मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर 101 एम्प्लॉय आईडी की रो इंसर्ट कर रहा हूं, जिसमें नाम कुछ भी दे दो, सैलरी कुछ भी दे दो, फर्क नहीं पड़ता। अब ये रो मैंने अभी इंसर्ट करी है लास्ट में 101 एम्प्लॉय आईडी के साथ। अब सेलेक्ट कमांड चलाकर देखते हैं क्या दिखा रहा है। आ रही है लास्ट में। अगर मैं अब दोबारा से एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बना दूं और सेम सेलेक्ट कमांड चला दूं तो आप देखेंगे कि जो 101 वाली रो है वो सबसे पहले दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरह से जब मेरी टेबल में
कोई प्राइमरी की नहीं लगी होती तो बाय डिफॉल्ट जिस ऑर्डर में आप इंसर्ट कर रहे हैं उसी ऑर्डर में रिकॉर्ड्स को रख दिया जाता है। और जब आपका टेबल में कोई प्राइमरी की लगी होगी तो फिर हमारे रिकॉर्ड्स को जब रखा जाएगा तो सॉर्ट करके असेंडिंग ऑर्डर में प्राइमरी की के रख दिया जाता है। तो अब अगर आपसे कोई बोले कि सर दोबारा से प्राइमरी की लगाओ इसमें, तो कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नेम, पहले क्या लिखा था ड्रॉप, अब क्या लिखोगे ऐड। क्या ऐड करना है? प्राइमरी की ऐड करनी है। अच्छा, जब आपने ड्रॉप करी थी तब नहीं बताई थी कि वो जो प्राइमरी की ड्रॉप आप कर रहे हो, आगे कमांड ये कि जो प्राइमरी की आप ड्रॉप कर रहे हो वो किस कॉलम पे कर रहे हो, क्योंकि प्राइमरी की कॉलम एक ही होगा तो जो होगा वो ड्रॉप हो गया होगा वहां से। लेकिन जब आप प्राइमरी की को ऐड करोगे तो उसे क्या पता कि आप किस कॉलम को प्राइमरी की कॉलम बनाना चाहते हो। तो इस बार आपको ऐड प्राइमरी की और ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि किस कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हो। मैंने कर दिया एम्प्लॉय। तो अब वापस से हमारा एम्प्लॉय आईडी कॉलम पे कांस्टेंट लग गया प्राइमरी की। अब सेलेक्ट कमांड चलाएंगे, देखना चेंजेस आ जाएंगे आगे 101 ऊपर अपने। ठीक है, अब ये तो हो गया डिफॉल्ट बिहेवियर। अगर आपसे कहा जाए कि सर मैं अपना ऑर्डर नहीं दे सकता, ये तो डिफॉल्ट कहानी हो गई, हमने कहा अपना दे सकते हैं। कैसे देंगे? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी और टेबल के नेम के बाद एक क्लॉज लगाएंगे। तो उस क्लॉज के लिए जो कीवर्ड यूज होता है वो है ऑर्डर बाय। किस कॉलम के अकॉर्डिंग रोज का ऑर्डर बनाना चाहते, हमने कहा सैलरी, ऑर्डर बाय सैलरी। तो इस बार आपकी रोज जो सेलेक्ट होकर आएंगी वो रोज कॉलम्स के, सैलरी कॉलम्स के ऑर्डर के अकॉर्डिंग आएंगे। लेकिन सैलरी कॉलम के किस ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। स्पेस ASC अगर असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए DESC। और अगर आप कुछ नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग माना जाए, ये ASC। तो पहले मिसिंग वाली आ गई, फिर 4000, 5000, 6000, 8000। और अगर डिसेंडिंग में चाहिए तो DESC। प्राइमरी की का कैसे पता चलेगा है या नहीं? DESC, टेबल का नेम, यहां से पता नहीं चल जाता है डिस्क्रिप्शन से कि किस कॉलम पर प्राइमरी की लगी है, ऐसे पता चल जाएगा, है ना? इससे पता कर सकते हैं। चलो, तो अब हम अगर सैलरी के असेंडिंग ऑर्डर में चाहेंगे तो ऐसे लिख देंगे, सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहेंगे तो ऐसे लिख देंगे। और अगर हम ऑर्डर ही नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा? असेंडिंग मान लेगा। अब मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि सर एक रिकॉर्ड इंसर्ट करिए और उस रिकॉर्ड के अंदर भी सैलरी की वैल्यू 6000 कर दो, और इसे कर दिया मैंने 109, और ये कर दिया मान लीजिए मैंने पिंटू। अगर मैं आपसे कहूं कि सैलरी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो दो एम्प्लॉय की सैलरी 6000 है, 101 वाली 6000 है, और अभी जो मैंने इंसर्ट करी है 109 एम्प्लॉय आईडी वाली पिंटू जिसका नाम है, उसकी सैलरी भी 6000 है। तो अब इन दोनों में हमारा कौन पहले आएगा? तो इन दोनों में कौन पहले आएगा? तो अगेन, जब जिस कॉलम के बेस पर आप रोज का ऑर्डर सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर वहां पर दो वैल्यू सेम है तो प्राइमरी की कॉलम के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। और प्राइमरी की कॉलम नहीं होता तो पहले कौन सी रो इंसर्ट हुई थी उससे डिसाइड होगा। तो यहां पर अगर मैं देखूं 6000 और ये 6000 तो पहले ये वाली नजर आएगी मुझे, उसके बाद ये वाली नजर आएगी। इसी तरह से आप नेम के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं कहूं कि नहीं सर ऐसे नहीं करना, आप क्या करिए, आप अगर दो वैल्यू सेम है, मान लीजिए मैं यहां पर इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देता हूं,
डिसेंडिंग ऑर्डर में ये दोनों वैल्यू सेम है, तो लेकिन पहले 101 वाली फिर 109 वाली ये हमारी आ रही है। मैं चाहता हूं कि हमारा अगर सैलरी की वैल्यू सेम है तो नेक्स्ट कॉलम एम्प्लॉय नेम आप कंसीडर करें, नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में आप बताएं। तो कैसे बताएंगे, यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पर कॉमा ईएमपी नेम डिसेंडिंग, यानी कि एम्प्लॉय नेम सेकंड प्रायोरिटी पर आपको रखना है। अगर दो सैलरी की वैल्यू सेम है तो उनमें कौन सी रोज हमारी पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी वो इस वाले कॉलम से डिसाइड करें। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल कॉलम्स दे सकते हैं ऑर्डरिंग करने के लिए रोज की, और पहले इस कॉलम के अकॉर्डिंग होगा, फिर दूसरे वाले के, फिर तीसरे वाले के, ऐसे करके हमारा ये। तो अब पहले 6000 में पिंटू आ रहा है, क्योंकि तो पिंटू के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लगवाइए, एम्प्लॉय नेम के डिसेंडिंग ऑर्डर में लगवाइए। एम्प्लॉय नेम के असेंडिंग में करवाओगे तो ये ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम रोज को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है, चलो आज इतना ही रखेंगे, कल इस पर और प्रैक्टिस करेंगे इसी के आगे से। तो मैं क्या करता हूँ, जितना मैंने अभी करा है इसको सबको सेलेक्ट करके एक फाइल में सेव करके आपको शेयर कर दूं। कुछ डेटाबेस ये कहते हैं कि जब आप यहां से एग्जिट करेंगे तो ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। तो माई सिक्वल उनमें ऐसा नहीं है, वो अगर आपने एक बार टेबल बना दी उसमें रिकॉर्ड रख दिए वो सब आ गए। लेकिन कुछ डेटाबेस कहते हैं नहीं, जब जाना तो कमिट करके जाना। अब अगर आपने कमिट करा इसका मतलब जितना भी आपने अब तक करा है वो परमानेंट हो गया, सिस्टम शटडाउन होगा, फर्क नहीं पड़ता। अब ये सारा डेटा कहां मिलेगा, तो मैंने आपको बताया था कहां मिलेगा। सी के अंदर यूजर्स के प्रोग्राम डेटा के अंदर माई एसक्यूएल में जाओ, माई एसक्यूएल सर्वर में जाओ, डेटा के अंदर, और ये आपका 532 डेटाबेस, ये आपका टेबल होगा। आपने एम्प्लॉय टेबल बनाई थी, ये टेबल का डेटा यहाँ पड़ा हुआ है। अगर मैं इस फाइल को डिलीट कर दूं तब माई सिक्वल में जब मैं शेल पे जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये फाइल आप कैरी करके चल सकते हैं, जहाँ भी करना है। अदरवाइज आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो टूल होता है वो भी यूज कर सकते हैं। सर खोल कर दिखाओ क्या है, इनक्रिप्टेड डेटा होगा, क्या लगता है आपको दिख जाएगा सर? यहाँ पर देख लेते हैं, तो देख लो क्या लिखा है। ये है नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करके देख लो, वहां पे कुछ नजर आ जाए। इनक्रिप्टेड फॉर्म में हमारा डेटा सिस्टम में ही सेव होता है। तो कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई डेटाबेस में जो टेबल बनती है तो सेव कहाँ होती है? टेबल तो ठीक है, एक प्रोग्रामर के लिए एक विजुअलाइजेशन हो गया, टेबल स्ट्रक्चर में डेटा आ रहा है जा रहा है, बट अल्टीमेटली तो वो फाइल में रखा गया होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल सिस्टम होता है ना, तो हर चीज फाइल में रखी जाती है। तो वो फाइल कहाँ होती है, कैसे होती है? तो इनक्रिप्टेड फाइल होती है, और हमारा प्रोग्राम डेटा के अंदर जाके आपको इस तरह से मिल जाती है। तो हमें इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। चलिए, तो जिन लोगों ने अभी तक माई सिक्वल इंस्टॉल नहीं करा कर लें, और यहाँ तक जितना मैंने कराया इसका करके आए, कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।